Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Priyanka Dudani, your teacher for class 12th Business Studies. हमने previous session में देखा that who is the great F.W. Taylor, the father of scientific management, जो कि वर्क करते थे बेटल स्टील कंपनी में, जिनको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे कि उनसे डाइजेस्ट ही नहीं हो पाए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो लास्ट स्लाइड में अगर आपको याद होगा मैंने आपको दिखाए थे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, और आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन. दिस इज द प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन from kindergarten to class 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some state boards also. हम आपको प्रोवाइड करते हैं fully organized complete courses absolutely free of cost along with DPPs यानी daily practice problems, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा enhance if you go consistently. Apart from that, हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल भी है. तो अगर आपकी पहचान में कोई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उनको आप हमारे हिंदी मीडियम के चैनल के बारे में बता सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय F.W. टेलर. तो हमने शुरुआती जो कंसेप्ट इसका देखा था वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट, और अभी हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो टेलर ने दिए थे. टेलर यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट जो है हमारा, ये फर्स्ट स्लाइड इंडिकेट करती है कि टोटल प्रिंसिपल्स कितने हैं. सो टोटल प्रिंसिपल्स इस बुक में लिखे हुए थे, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये किसने दी थी? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स. जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था ना कि वो मैकेनिकल इंजीनियर्स की सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, पूरे 1 साल के लिए. हार्पर एंड ब्रदर्स की पब्लिशर्स थी, न्यूयॉर्क एंड लंदन. 1919 में उन्होंने ये किताब जो है लिखी थी, जिसमें उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को एंश्राइन किया. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discard, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो ये चारों प्रिंसिपल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब लिखिए, देन लिखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देन लिखिए कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फिर लिखिए ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, उनका डेवलपमेंट. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन एंड आई होप आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, रनिंग नोट्स बनाते जाएंगे. सो सबसे पहला है द वेरी इंपॉर्टेंट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या होता था? जब अपने दिमाग से लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, जैसे ही प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन निकालेंगे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, जो कि थोड़ा वेग कंसेप्ट था यानी कि नॉन क्लियर कंसेप्ट था. तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये क्या बोलता है कि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है. सो टेलर pioneered introduction of the method of scientific inquiry in the domain of management practice. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. तो मैंने आपको जो efficiency बताई कि काम पर टाइम कंप्लीट हो रहा है, वो भी मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूज हो रहा है रिसोर्सेज का. तो उस एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए एक ही बेस्ट मेथड होता है एज पर टेलर. आप 100 तरीके नहीं अपनाओगे एफिशिएंसी के लिए, एक ही बेस्ट मेथड होता है जो आपको फॉलो करना है. ओके, नाउ दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. ये मेथड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखकर, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर एनालिसिस कर आप स्टडी कर सकते हो. राइट. द मेथड वाज डेवलप्ड टू सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ये मेथड क्यों डेवलप हुआ था? ये जो सिर्फ रूल ऑफ थंब था ना, इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या बोलना था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. यानी कि आप कोई लॉजिक के साथ चलो, आप काम करो मत, बस काम करो, अच्छे से करो, बट लॉजिक के साथ. तो इसलिए क्या बोलते हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जैसे आप सभी जो मेरे लवली स्टूडेंट्स हैं एट मैग्नेट ब्रेन्स, आप पढ़ते तो बहुत अच्छा है बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे लेक्चर्स के साथ, अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से सब करोगे, तो कौन आपको रोक सकता है इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, बेस्ट कोर्सेज परस्यू करने के लिए. तो अभी टाइम है बेस बनाने का, राइट. एंड इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ
साइंटिफिक मेथड, कोई भी जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें लगती है इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो टेलर ने शुरुआत से क्या बोला है कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। उस बेस्ट मेथड को हम पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, किसकी, ट्रेडिशनल मेथड्स की, यानी पुराने ज़माने में क्या होता था। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क स्टडी करनी पड़ेगी, यानी जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितने पार्ट्स में हो रहा है, कितने फेसेस में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है और किस वेज रेट पे हो रहा है और कितने वर्कर्स उसमें लग रहे हैं, ये सारी वर्क की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। नाउ यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जितने भी काम से हमने एनालिसिस किया और ये ट्रेडिशनल मेथड्स को हमने देखा, उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी थी ये एनालाइज करो, ठीक है। एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड, और इन सब के बेसिस पे एक मजबूत मेथड बनाओ, दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड जो सारी सिचुएशंस में अप्लाई होगा, राइट। नाउ विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। According to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into box cars can be scientifically planned and managed. मेरे हिसाब से भी एक छोटी सी चैप्टर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो ताकि आपको ये लोड ना लगे, मैम इतना बड़ा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे पढ़ें। अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे मेरे इंडेक्स के हिसाब से और डेली एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे तो कितना ईजी हो जाएगा, राइट। सो सिमिलरली टेलर को भी लगता था कि चाहे वो छोटे से छोटा काम हो उसको ब्रेक कर दें, फेसेस में डिवाइड कर दें तो वो इतना इजी हो जाता है कि वो बिल्कुल लोड नहीं लगता। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। अगर आप काम को प्लान कर ले रहे हो कि कैसे करना है, उससे ह्यूमन एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होती है और वेस्टेज भी नहीं होता टाइम का, मटेरियल्स का भी नहीं होता और एक सोफेस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं सोफेस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम साउथ दिल्ली, आई ओनली वियर गुड क्लोथ्स, आई एम दिस, आई एम दैट। और सोफेस्टिकेटेड एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ज़रा भी गंदगी नहीं सह सकते, वो सोफेस्टिकेटेड यहाँ पे नहीं है, वो इंग्लिश वाला सोफेस्टिकेटेड है। यहाँ पे क्या है, द मोर सोफेस्टिकेटेड द प्रोसेस, यानी आप जितना सिस्टमैटिक, ईजी टू गो, ब्रेकेज इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स, उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग्स होंगी, चाहे वो ह्यूमन की एनर्जी की सेविंग हो, चाहे वो मटेरियल्स की हो, चाहे वो मेन की हो, चाहे मशीनरी के जो इलेक्ट्रिसिटी आवर्स हैं उसकी हो, चाहे पैसे की हो, ठीक है। जितना अच्छे से आप काम को प्लान करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग्स होंगी, ठीक है। In the present context, the use of internet has brought about a dramatic improvements in the internal efficiencies and customer satisfaction. मेरे भी स्टूडेंट्स की लाइफ में इंटरनेट ने तो बहुत ड्रामेटिक चेंजेस लाए हैं। पूरा दिन इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, राइट। तो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे नहीं लगे रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से पढ़ना है ताकि जब आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज लाइफ जियो, तब इंस्टाग्राम पे लगे रहो और अच्छे से तब भी पढ़ाई करो, अभी भी पढ़ाई करो, पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पर बोला कि इंटरनेट जो है उसकी हेल्प से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें फीजिबल करवाते हैं। अब स्टडी करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की केस स्टडी। सो रोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री। रोहन जी को खोलनी थी एक छोटी सी फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल्स, जैसे बबल रैप, जैसे फॉइल पेपर, जैसे बटर पेपर रैप, जैसे पॉली बैग्स, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये होते हैं पैकिंग मटेरियल्स। ही प्लान टू यूज लॉजिकल अप्रोच। उन्होंने सोचा मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं लॉजिकल अप्रोच पे जाऊंगा, ठीक है। एंड टेक एवरी डिसीजन विथ फैक्ट एंड फिगर। हर डिसीजन के ऊपर उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स, लॉजिक लगाना चालू किया विथ प्रॉपर रीजनिंग, और हर डिसीजन के पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग दी। एंड रिलाइंग ऑन हिट और मिस मेथड। हिट और मिस, कितना प्यारा नाम लिखा है, देखिए, हिट और मिस। ट्रायल एंड एरर का पर्यायवाची शब्द बना दिया हिट और मिस, ठीक है। सो हिट और मिस मेथड को छोड़कर उन्होंने रीजनिंग मेथड को अडॉप्ट किया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड बाय रोहन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जब आप लॉजिक की तरफ जाते हो, अपना दिमाग ऐसे ही नहीं चलाते बिना किसी लॉजिक के, तब उसको क्या बोलते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो हमारा क्या होगा आंसर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चलिए
अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी लड़ाई झगड़े मत करो, साथ मिलके प्रेम मोहब्बत से काम करो, ठीक है। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर्स सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स, ठीक है। जो ओनर होते हैं या फिर ओनर का कभी कभी जो नाम होता है वो लिखा होता है फाउंडर, तो फाउंडर और वर्कर्स जो एक्चुअल काम करते हैं इनके बीच में मैनेजर्स लिंक होते हैं, मैनेजर्स इनको जोड़े रखते हैं, ठीक है। सिंस मैनेजर्स दे हैड टू मैंडेट टू गेट द वर्क डन, मैनेजर्स को क्या करना होता है, काम करवाना होता है, खत्म, गेट द वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम द वर्कर्स। It should not be difficult for you to appreciate that there always exists the possibility of kind of class conflict. आज भी मुझे अगर कोई बोलता है ना कि you are not made for teaching, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, how can you say that, ठीक है, क्योंकि हम एक इमोशनल, हम ह्यूमन बींग्स इमोशनल होते हैं, हमारा माइंड हमेशा इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो हमें दिल को चुभ जाती हैं। तो सिमिलरली वर्कर्स भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं अच्छा लगता कि कोई उन्हें बार बार टोक रहा है, तो क्लास कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक म्यान में बहुत सारी तलवारें नहीं रह सकती, ठीक है, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सब अच्छे से रहना चाहते हैं कोऑर्डिनेट करके, राइट। द मैनेजर्स वर्सेस द वर्कर्स, ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है, तभी तो लोग अपने मैनेजर्स के ऊपर मीम्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उनकी बात नहीं समझते। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि मैम आवर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड अस, ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, क्योंकि जनरेशन गैप है ना पेरेंट्स में और आप में। सिमिलरली मैनेजर्स की अप्रोच वो बने हैं, बोलते हैं ना तप के जो है आयरन अगर तप जाता है तो कितना अच्छा फॉर्म ऑफ शेप ले लेता है। सिमिलरली मैनेजर्स भी बहुत सारी सिचुएशंस को डील करके आज मैनेजर बने हैं, और वर्कर को अगर मैनेजर बनना है तो उन सिचुएशन से जाना पड़ेगा। तो वर्कर कभी नहीं समझ पाता व्हाट मैनेजर इज गोइंग थ्रू, मैनेजर वर्कर्स की इमोशनल साइड को नहीं समझ पाता, सिर्फ काम को समझ पाता है। एंड रिपोर्टिंग के एंड पर वो उन्हें बहुत बुरे तरीके से भी कई बार गाइड करते हैं, इन सम ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑल, ठीक है। सो टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन, यानी लड़ाई झगड़े टेलर को लगा कि किसी का काम नहीं आते, पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़े। तो टेलर ने क्या किया, मैनेजर्स को बोला कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी अच्छे से काम करना चाहिए साथ मिलके, ठीक है, हार्मनी में। नाउ ही एम्फसाइज दैट देयर शुड बी complete harmony between the management and the workers. Both should realize that each one is important. यानी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आप छोटी लेवल पे हो, चाहे बड़ी लेवल पे हो, चाहे आप ओनर ही क्यों ना हो, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल लाइफ है, अपनी इज्जत है और अपनी लॉजिकल अप्रोच है टुवर्ड्स द वर्क, ठीक है। सो टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मेंटल रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। आज हम ये जनरेशन गैप नहीं फिल कर पा रहे कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, और वो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्या होगा अगर पेरेंट्स अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे और हम भी एज किड्स और एज चिल्ड्रन हम ऐसा सोचें कि उनकी जनरेशन में ऐसा होता था, तो हमें थोड़ा सा चेंज होके चलना है, राइट। तो हम दोनों की थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगी एंड सब अच्छे से रह पाएंगे। सिमिलरली टेलर ने भी बोला मेंटल रिवोल्यूशन लेके आओ। ओनर को ये समझना चाहिए कि वर्कर जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है वो उसी के लिए काम कर रहा है, वो अगर 8 घंटे नौकरी पे आ रहा है वो उसी के लिए आ रहा है। हाँ, ही इज़ गेटिंग पेड, बट आपकी जो सेल्स हो रही है उसका उसमें मेजर पार्ट है, तो उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रैदर देम ट्रीटिंग लाइक ये काम क्यों नहीं हुआ, हाउ डेयर यू नॉट कंप्लीट दिस, यू आर फायर्ड, ऐसी चीज़ें नहीं, हार्मनी में रहना चाहिए। तो यही टेलर का एम्फेसिस था। इन सच सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। अगर इतना हेल्दी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करने लगे तो ट्रेड यूनियंस कभी हड़ताल पे जाएंगे
ही नहीं, वर्कर्स यूनियन बनाएंगे ही नहीं सबसे पहली बात। तो ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी प्रेम मोहब्बत से काम करना है, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मान लीजिए कंपनी को होते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स, तो मैनेजमेंट को वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा बोनस, तो उनको वो अच्छा लगता है, राइट। एट द सेम टाइम्स वर्कर शुड वर्क हार्ड and be willing to embrace change for the good of the company. Both should be part of a family, ठीक है। रियल लाइफ में बोलना बहुत डिफिकल्ट लगता है that workplace is a family, but yes, अगर आप हार्मनी नॉट डिस्कार्ड को फॉलो करोगे तो yes, वर्कर्स जो हैं, अगर मैनेजमेंट आपको गेन शेयर कर रही है तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी ज़्यादा काम करके देना पड़ेगा व्हेन नीडेड, ओके। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ फॉर इट्स foundation the firm conviction that true interest of two are one and the same, यानी दोनों का इंटरेस्ट एक ही होता है, बस कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ओवर थिंकिंग। दैट प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट एज लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को साथ में देखना चाहिए और दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के चले। एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स दोनों एक ही हो सकते हैं अगर दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करें, ओके। नाउ जापानीज वर्क कल्चर, सो ये जापानीज का जो वर्क कल्चर है ये इस चीज़ का क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए जापानीज में जो कंपनी है वो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल अपनाती है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट ओपननेस है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी वर्कर को कुछ भी कहना है वो मैनेजमेंट को जाके डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नाउ इफ़ ऑल वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक, यदि सभी हड़ताल पे चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे ब्लैक बैच पहन लेते हैं, ठीक है, ब्लैक बैचेस पहन लेते हैं और इसके साथ वो और ज़्यादा काम करते हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा। जैसे नॉर्मली उनके 8 घंटे की वर्किंग होगी तो वो 13-13 घंटे काम करेंगे, ताकि मैनेजमेंट को उनके प्रति सिंपैथी आए, डैट दे आर गुड पीपल, उनके बारे में, उनका ध्यान रखने के बारे में मैनेजमेंट सोचे। तो वो ऐसा नहीं करते कि जाके हड़ताल में चले गए, अनशन कर रहे हैं, नो, इंस्टेड दे वर्क मोर टू गेन सिंपैथी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जापानीज वर्क कल्चर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का लीडिंग एग्जाम्पल है। वर्कर यहाँ लड़ाई नहीं कर रहे, ना ही नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा काम करके बता रहे हैं कि हमें सिंपैथी दीजिए एंड यस हार्मनी को फॉलो करिए, हमारे जो वांट्स हैं उसे फॉलो करें। तो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए अगर वो ज़्यादा काम करके दिखाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी लगेगा ना, यस दे आर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वाई टू नॉट फुलफिल देयर डिमांड्स। तो ये होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ओके। तो चलिए केस स्टडी करते हैं इस प्रिंसिपल की। ABC लिमिटेड, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 years, ठीक है। हैविंग मेड गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट, यानी पिछले 10 सालों में उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए। कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड फर्दर एंड हेंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन करना था तो कंपनी ने एम्प्लॉयज को बोनस नहीं दिया, ठीक है। द वर्कर्स गॉट एजिटेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक। तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने हड़ताल करी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हमें बोनस दो और दूसरी फैसिलिटीज़ भी दो जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी फोकस टू देयर डिमांड, क्योंकि उनका फोकस किस पे था, एक्सपेंशन पे। अब आपसे बोला है कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर ओवरलुक किया गया है, ठीक है। ओवरलुक कौन सा किया गया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। नाउ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी एक अकेला व्यक्ति नहीं चले, साथ मिलके चलो। सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, there should be complete cooperation between labor and the management instead of individualism, ठीक है। this principle is the extension of principle of harmony not discord। harmony not discord बोलता है लड़ाई झगड़े मत करो, और ये बोलता है साथ मिलके काम करो, अकेले अकेले मत चलो, ठीक है। सो कंपेंसेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। आप कॉम्पिटिशन मत करो, साथ मिलके काम करो। एक टर्म होता है एस्पिरिट डी कॉप्स, जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, वो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। व्हेन
with regards to cooperation thing. Both should realize that they need each other. दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स को ध्यान रखना है कि उन्हें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. According to Taylor, there should be an almost equal division of work responsibility between workers and management. All day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging for the smooth functioning. यानी वर्कर और मैनेजमेंट दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए और वर्कर को बोलने का हक होना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए, उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए ताकि उन्हें भी एक हेल्दी वर्क प्लेस लगे. ओके, नाउ केस स्टडी 3 ऑन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अब आपसे यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों की ज़रूरत होती है. One believed that management should not close its ears to constructive suggestions made by the employees, while the other suggested that good company should have an employee suggestion system whereby suggestion which result in substantial time and cost reduction should be rewarded. ठीक है, so दोनों केसेस थे. पहला बिलीव करता था कि मैनेजमेंट जो है वो अपने कान ना बंद करे जब कोई सजेशन मिले एम्प्लॉय द्वारा तो, और दूसरा बोलता था कि मैनेजमेंट अगर सजेशन कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड है या टाइम को रिड्यूस करने से रिलेटेड है तब मैनेजमेंट अपने कान ओपन करे, बाकी समय नहीं ओपन करे. सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल रिफर्ड इन द अबव पैराग्राफ. तो management should not close its ears constructive suggestion made by the employees. It is related with principle of Taylor, cooperation not individualism. Okay, now cooperation not individualism को समझाया गया है सेम टू सेम. नाउ नेक्स्ट जो होता है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव किसका था? फ्यूल का था. सो इनिशिएटिव मतलब प्रिंसिपल रिलेटेड टू फ्यूल वाज इनिशिएटिव. यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ सजेशन मांग रहा है, आपको कुछ गाइड कर रहा है, तो आप उसे इनिशिएटिव दो कि वो ये चीज़ें कर पाए. तो इसको एक्सप्लेन किया गया है. देन while he suggested that employees at all levels should take initiative or action without any force and foundation, this will help to motivate them and they will work hard for betterment. ठीक है. He stressed that good company should have employee suggestion system जहाँ पर initiative suggestions welcome हो. ठीक है, जिससे cost reduction अगर हो गया या time बच गया तो rewards भी मिलेंगे. Now the last principle, development of each and every person to his or her greatest efficiency. तो चलिए इसको read करते हैं. So यहाँ पे students, industrial efficiency depends on large extent of personal competency. यानी आप यहाँ पर चाहे आप ग्रुप में काम कर रहे हो चाहे आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हो, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए. आप इंडिविजुअल गोल्स तो हैं आपके, बेटर सैलरी, कॉम्पिटिटिव वर्क इन्वायरमेंट, गुड वर्किंग कंडीशन, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल है अचीविंग टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, है ना. तो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, हर बिजनेस का अलग अलग होता है. सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी क्या होती है? लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज पे डिपेंडेंट होती है. एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट. ठीक है, वर्कर ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल. वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है अगर उन्हें ये सीखना है कि बेस्ट मेथड कौन सा डेवलप करें. ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करके यानी लॉजिक के साथ. ठीक है, तो वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेन करेगी. नाउ नेक्स्टली, टेलर वॉज ऑलवेज ऑफ द व्यू दैट कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फॉर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन. अगर आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो वो एक सही तरीके से डेवलप हो सकती है. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. देन वर्क असाइंड शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. लाइक इफ समवन विल से यू स्टूडेंट्स दैट गो एंड डू जॉब फ्रॉम नाउ, you are not used to jobs, you will do job when you will study completely. If someone will say me कैन यू टीच फिजिक्स, आई कैन नॉट टीच फिजिक्स क्योंकि मेरा वो एक्सपर्टीज़ नहीं है. पर ज़बरदस्ती अगर मुझे कोई फिजिक्स पढ़ाने बोले तो बच्चों का क्या ही होगा, आपको तो पता ही है. सो मैं पढ़ाऊंगी नहीं. सिमिलरली वर्कर्स को भी वही काम देना है जो उसमें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ हो. अगर कोई टाइपिंग में एक्सपर्ट है उसे टाइपिंग, अगर कोई फैक्ट्री के ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है उसे फैक्ट्री के ऑपरेशंस, अगर कोई पैकेजिंग में एक्सपर्ट है उसे पैकेजिंग. तो वर्कर्स को उनकी एरिया ऑफ वर्क देना ये मैनेजमेंट का काम होता है. कोई भी काम फोर्सफुली नहीं देना है. To increase the efficiency, they should be given required training. और हर काम को जैसा मैनेजमेंट चाहती है वैसा काम हो, इसलिए मैनेजमेंट उन्हें ट्रेन करेगी. राइट. सो efficient employees would produce more and earn more.
ठीक है. दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ कंपनी एंड वर्कर्स. सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं केस स्टडी नंबर 4. द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन फॉर देयर एम्प्लॉइज एंड इवन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, ट्रेनिंग करवाती है रेगुलरली. दे मेक श्योर ओनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ज्वाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो देखते हैं कि सिर्फ अच्छे लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जो एफिशिएंसी ला सके. सो कौन सा प्रिंसिपल है, लास्ट वाला, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज और अ ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. नाउ आपका ये थे चारों पॉइंट्स जो थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन आप सारे नोट्स अच्छे से बनाना, केस स्टडीज़ को Q&A रजिस्टर में अच्छे से मेंटेन करना. कोई भी डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमसे इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. दीज आर द कोर्सेज विच वी प्रोवाइड. CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्सेज. हमारा एक हिंदी मीडियम का सेपरेट चैनल भी है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज ऑफ किंडरगार्टन टू क्लास 12 अलॉन्ग विद DPPs. और इसके साथ अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन सी यू इन द next session. Take care.